नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर बात करने वाले हैं जिससे भारत में लाखों युवा हर साल गुजरते हैं। मतलब 12वीं कक्षा पास करने के ठीक बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है सबके मन में। बिल्कुल। हमारे पास जानकारी का आधार एक लेख का अंश है जो खास तौर पर उन नौकरियों और अवसरों पर रोशनी डालता है जिनके लिए आपको कह सकते हैं तुरंत किसी फुल टाइम यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो हमारा इरादा है इन संभावनाओं के दायरे को टटोलना, समझना कि इनमें असल में होता क्या है और इस अहम मोड़ पर खड़े युवाओं के लिए शायद कुछ स्पष्टता लाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्लैरिटी मिल जाए तो फैसला लेना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा दरवाजा जो कई युवाओं को अपनी ओर खींचता है वो है भारतीय सशस्त्र बल। हाँ, डिफेंस फोर्सेस। देश सेवा का जज्बा और एक अनुशासित जीवन का आकर्षण। इसमें राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए है, भारतीय नौसेना, वायुसेना, जहां तक मुझे पता है तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आजकल चर्चा में चल रही अग्निवीर योजना भी शामिल है। ये रास्ते क्यों लुभाते हैं? शायद अच्छा वेतन, नौकरी की सुरक्षा का भरोसा, समाज में मिलने वाला सम्मान और करियर की गाड़ी जल्दी पटरी पर आने की उम्मीद, है ना? ये सारे ही पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। और इसमें एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि बहुत कम उम्र में जिंदगी जीने का एक तरीका, एक अनुशासन सिखाते हैं। सही। पात्रता की बात करें तो बुनियादी जरूरत 12वीं पास होना है। हाँ, ये जरूर है कि वायुसेना या नौसेना जैसे कुछ तकनीकी पदों के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स जैसे विषयों की पढ़ाई वो अनिवार्य हो सकती है। अच्छा। आपने करियर की जल्दी शुरुआत की बात की, ये वाकई अहम है। सोचिए, कोई 18-19 साल की उम्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए और जिम्मेदारियां संभाले, तो ये किसी भी युवा के आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा पर कितना गहरा असर डाल सकता है। ये बात तो है। सेना का अनुशासन और गौरव अपनी जगह है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए सरकारी दफ्तर की स्थिरता, एक सुरक्षित भविष्य का सपना ज्यादा मायने रखता है। हाँ, वो सरकारी नौकरी वाला चाम। बिल्कुल। यानी सरकारी नौकरी, खासकर क्लर्क या सहायक के स्तर पर। हाँ, ये सरकारी नौकरी का मोह कह सकते हैं, भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में बहुत गहरा है। ये सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की सामाजिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। सही कहा। इसके लिए कई रास्ते हैं, जैसे कर्मचारी चयन आयोग की CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा। हाँ, SSC CHSL काफी पॉपुलर है। बहुत ज्यादा। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, उसकी NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और ग्रुप D की परीक्षाएं, या फिर अलग अलग राज्यों की अपनी क्लर्क भर्ती परीक्षाएं होती हैं। अच्छा। इनमें मिलने वाली स्थिरता, मतलब पक्की तनख्वाह, महंगाई और आवास जैसे भत्ते और समय के साथ तरक्की के मौके इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। ये स्थिरता वाली बात तो बहुत मायने रखती है, खासकर शायद छोटे शहरों और कस्बों में, है ना? बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या इन सरकारी नौकरियों में जो 12वीं के बाद मिलती हैं, हमेशा आगे बढ़ने की उतनी ही गुंजाइश होती है जितनी शायद प्राइवेट सेक्टर में? या कई बार लोग एक ही तरह के काम में सालों तक रह जाते हैं? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, पात्रता के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना काफी है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि मुकाबला बहुत कड़ा होता है। लाखों लोग कुछ हजार सीटों के लिए परीक्षा देते हैं। हाँ, ये तो सुना है। कि सर्विस की लंबाई और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पर निर्भर करते हैं। अच्छा। गति शायद निजी क्षेत्र जितनी तेज ना हो, लेकिन वो स्थिरता और सुरक्षा इसे संतुलित करती है। हाँ। ये जरूर है कि बिना अतिरिक्त योग्यता या परीक्षा पास किए कई बार तरक्की धीमी हो सकती है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कह सकते हैं, स्थिरता बनाम तेज विकास। समझा। तो सरकारी नौकरियों की स्थिरता के अलावा एक और क्षेत्र है जहां 12वीं के बाद शुरुआती कदम रखे जा सकते हैं, वो है बैंकिंग और वित्त का क्षेत्र। हालांकि शायद थोड़े अलग तरह की भूमिकाओं में। हाँ, ये शायद उतने ग्लैमरस ना लगें, लेकिन व्यावहारिक तौर पर काफी अहमियत रखते हैं। अच्छा। जैसे बैंकों में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम हो गया, कुछ सहकारी बैंकों में क्लर्क के पद होते हैं। अच्छा, सहकारी बैंकों में भी? हाँ, कुछ में। या फिर बीमा कंपनियों में सहायक स्तर की नौकरियां सोचिए, LIC यानी जीवन बीमा निगम, या NISEL यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट का पद। इनका एक बड़ा फायदा ऑफिस का माहौल और ज्यादातर तय काम के घंटे हैं।
और शायद सबसे बड़ा फायदा ये है कि नौकरी के साथ साथ आगे पढ़ने का मौका मिल सकता है। मतलब कमाई भी चलती रहे और अपने क्वालिफिकेशन भी बढ़ती रहे। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है जो तुरंत आर्थिक मदद चाहते हैं लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। हाँ, ये काम के साथ पढ़ाई वाला मॉडल कई लोगों के लिए काम करता है, लेकिन इसमें अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं। ये शुरुआती भूमिकाएं जैसे डेटा एंट्री या ग्राहक सेवा भले कभी कभी दोहराव वाली लगे, लेकिन ये आपको बैंकिंग या बीमा उद्योग की अंदरूनी कार्यप्रणाली से परिचित कराती हैं। अच्छा, एक तरह से इंडस्ट्री का फील मिल जाता है। हाँ, ये एक तरह से नींव का काम कर सकती हैं, जिसके ऊपर आप भविष्य में विशेषज्ञता या उच्च शिक्षा की इमारत खड़ी कर सकते हैं। यहीं से आपको पता चलता है कि इस सेक्टर में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो हमने अभी तक बात की सेना की, सरकारी दफ्तरों की और बैंकों के सहायक कामों की। ये काफी हद तक पारंपरिक रास्ते लगते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हाथ के हुनर या तकनीकी ज्ञान की भी तो बहुत पूछ है। क्या उस दिशा में भी 12वीं के बाद मौके हैं? बिल्कुल हैं, और ये क्षेत्र अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ बात पारंपरिक डिग्री से हटकर कौशल यानी स्किल की होती है। स्किल बेस्ड जॉब्स। जी, इसमें ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद मिलने वाली नौकरियां आती हैं, जैसे बिजली का काम जानने वाले इलेक्ट्रीशियन, मशीनों पर काम करने वाले फिटर या वेल्डर, गाड़ियों के मैकेनिक या कंप्यूटर ऑपरेटर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज की डिजिटल दुनिया में BPO, KPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कॉल सेंटर्स। हाँ, BPO, KPO तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर डिजिटल मार्केटिंग का काम या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्र भी 12वीं पास कुशल युवाओं को मौके दे रहे हैं। हाँ, और इनमें शायद काम जल्दी मिलने की संभावना ज्यादा होती है और सुना है कि प्राइवेट सेक्टर में कुशल लोगों की मांग भी काफी है। हाँ, ये बात सही है। और क्या इनमें खुद का काम करने यानी फ्रीलांसिंग के भी अवसर होते हैं? आपने सही पकड़ा। एक दिलचस्प पहलू यह है कि जहां पारंपरिक डिग्री में अक्सर अनुभव मांगा जाता है, वहीं ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट जैसे स्किल बेस्ड कामों में आपका पोर्टफोलियो या आपने जो काम किया है वो आपकी पहली सीढ़ी बन सकता है, कभी कभी डिग्री से भी पहले। अच्छा, पोर्टफोलियो ज्यादा मायने रखता है। कई मामलों में हाँ, प्राइवेट सेक्टर को ऐसे लोग चाहिए जो तुरंत काम शुरू कर सकें। और हाँ, फ्रीलांसिंग इन क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर या ग्राफिक डिजाइनर घर बैठे अपनी शर्तों पर दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम करके अच्छी कमाई कर सकता है। और अपना बॉस खुद बन सकता है। बिल्कुल, या वक्त के साथ अपनी छोटी सी एजेंसी भी खोल सकता है। ये उद्यमिता का रास्ता भी खोलता है। लेकिन एक बात है, तकनीक तो बहुत तेजी से बदलती है। क्या इन क्षेत्रों में सफल होने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी नहीं है? बेहद जरूरी। ये शायद इन स्किल बेस्ड नौकरियों का सबसे अहम पहलू है। आज जो सॉफ्टवेयर या तकनीक चलन में है, हो सकता है 2 साल बाद वो पुरानी पड़ जाए। इसलिए इन क्षेत्र में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी। मतलब लर्निंग कभी बंद नहीं होती? कभी नहीं। ये एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। ये पारंपरिक नौकरियों की तरह नहीं है, जहां एक बार नौकरी मिल गई तो शायद सालों तक वही काम चलता रहे। यहाँ प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर सीखना अनिवार्य है। ठीक है, तो स्किल बेस्ड नौकरियों के बाद एक और दुनिया है जो अपनी चमक दमक, घूमने फिरने के मौकों और लोगों से मिलने जुलने की वजह से कई युवाओं को लुभाती है। मेरा मतलब है विमानन और आतिथ्य यानी एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हाँ, ये करियर सुनने में काफी आकर्षक लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कौन कौन से रोल होते हैं इसमें मोटे तौर पर? जैसे केबिन क्रू बनना, जिन्हें हम एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड कहते हैं, हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ का काम करना, एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद करना यानी ग्राहक सेवा एजेंट, ट्रैवल एजेंट या सलाहकार बनना, या फिर किसी बड़े होटल में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरुआत करना। अच्छा, इनमें अक्सर अच्छी सैलरी मिलती है, देश विदेश घूमने और अलग अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों से मिलने का मौका मिलता है, जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं। हाँ, एक्सपोजर। और इस इंडस्ट्री के अंदर तरक्की के भी अच्छे मौके होते हैं। ये एक्सपोजर वाली बात तो खासकर उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जिनका व्यक्तित्व खुला हुआ है, जिन्हें नए लोगों से मिलना, बातें करना पसंद है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नौकरियां उतनी ही आसान होती हैं जितनी बाहर से दिखती हैं? मतलब ग्लैमर के पीछे क्या है? देखिए, एक्सपोजर और विकास के अवसर वास्तविक हैं। आप वाकई दुनिया देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जिससे आपकी शख्सियत निखरती है। आप ट्रेनी से मैनेजर तक बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये पूरी तरह से सेवा उन्मुख यानी सर्विस ओरिएंटेड भूमिकाएं हैं।
इनमें ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है, मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहना पड़ता है। पेशेंस बहुत चाहिए होगा। बहुत ज्यादा। और अक्सर काम के घंटे अनियमित होते हैं, खासकर अगर आप कैबिन क्रू हैं या होटल इंडस्ट्री में हैं जहां 24/7 काम चलता है। तो चमक दमक के पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन और ग्राहकों को सर्वोपरि रखने का रवैया छिपा होता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि 12वीं के बाद सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने का ही रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रक्षा बलों से लेकर सरकारी दफ्तरों की स्थिरता, बैंकों की सहायक भूमिकाएं, हाथ के हुनर वाली तकनीकी नौकरियां और एविएशन, हॉस्पिटैलिटी जैसे गतिशील क्षेत्र, कई तरह के दरवाजे खुले हैं। साफ है कि पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री ही एकमात्र मंजिल नहीं है, कम से कम शुरुआत के लिए तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। ये विविधता ही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है मेरे ख्याल से। और जैसा कि श्रोतलेख भी इशारा करता है, इनमें से कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस में है, आपके पास कौन सा हुनर है, और हाँ, आपने 12वीं किस स्ट्रीम से पास की है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। स्ट्रीम भी मैटर करती है, जाहिर है। और एक और बात जो इन सभी विकल्पों में समान है, वो ये कि ये ज़्यादातर करियर के शुरुआती पड़ाव हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं। ये आपको जल्दी काम शुरू करने, अनुभव हासिल करने का मौका देते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर में लंबी छलांग लगाने, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आगे चलकर आपको और पढ़ने, नई स्किल सीखने, ये विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये एक शुरुआत है, सफ़र का अंत नहीं। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। तो सार ये है कि आज हमने 12वीं के फौरन बाद उपलब्ध कुछ अहम करियर रास्तों पर गौर किया। डिफेंस सर्विसेज, सरकारी क्लर्क या असिस्टेंट, बैंकिंग फाइनेंस में सपोर्ट रोल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड जॉब्स और एविएशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हाँ। और जोर इस बात पर रहा कि ये ऐसे विकल्प हैं जिनके लिए आपको तुरंत फुल टाइम डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है जो सीधे हमारे स्रोत से जुड़ता है। स्रोत में इस बात का जिक्र था कि वो स्ट्रीम के हिसाब से, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए अलग-अलग या सिर्फ सरकारी नौकरियों की सूची भी दे सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये एक विचारणीय प्रश्न उठाता है। अगर स्रोत खुद कह रहा है कि स्ट्रीम के आधार पर ज्यादा विशिष्ट मार्गदर्शन दिया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसने फिजिक्स पढ़ी हो उसके लिए 12वीं के बाद के तत्काल रास्ते इतिहास पढ़ने वाले से बिल्कुल अलग होंगे? ये सोचने वाली बात है। ये शुरुआती अकादमिक चुनाव भविष्य के दरवाजों को किस हद तक खोलते या बंद करते हैं, खासकर जब बात बिना डिग्री वाली नौकरियों की हो। ये एक अहम सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारे 11वीं 12वीं की पढ़ाई का चुनाव इन शुरुआती नौकरियों के अवसरों को कितना प्रभावित करता है। शायद इस पे हम अगली बार और गहराई से बात कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।